नमस्कार प्रकाश जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं छत्तीसगढ़ अखबार से बोल रहा हूं, रायपुर से। हमारे पाठकों और दर्शकों के लिए यूट्यूब चैनल के लिए ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर जी लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हुए हैं। वो महाराष्ट्र के एक प्रमुख आंबेडकरवादी दलित नेता हैं, लेकिन उनकी पहचान दलित मुद्दों से परे की भी है। वे लगातार सार्वजनिक जीवन में सामाजिक मोर्चों पर दलितों के मुद्दे, आदिवासियों के मुद्दे, अल्पसंख्यकों के मुद्दे, और मैं अभी उनका फेसबुक पेज देख रहा था, ट्रांसजेंडर के मुद्दों पर, सभी तरह के जो भी अल्पसंख्यक तबके हैं, तकलीफ वाले हैं, उन सब के साथ प्रकाश आंबेडकर जी खड़े दिखते हैं। प्रकाश आंबेडकर जी की एक पहचान ये भी है कि वो महाराष्ट्र की सामान्य सीट से, अनारक्षित सीट से लड़कर और जीतकर 2 बार लोकसभा में गए हुए हैं। उनकी एक पहचान ये भी है, उनके अपने व्यक्तित्व के साथ साथ, कि वे देश के अत्यंत आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पौत्र हैं, उनके पोते हैं, ग्रैंडसन हैं। ये भी उनकी एक पहचान है। हम इन सब मिली जुली पहचानों को लेकर उनके साथ अपने सवाल लेकर यहाँ मौजूद हैं। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रकाश जी, मैं ये समझना चाह रहा था, महाराष्ट्र की राजनीति में आप एक पार्टी के रूप में भी सक्रिय हैं, वहां पर आपका तालमेल भी अलग अलग पार्टियों से दिखता है। मैं दूर बैठे जो देखता हूं, मुझको लगता है कि आप भाजपा आरएसएस से कुछ दूरी पर हैं, और शायद आप उद्धव ठाकरे या कांग्रेस या एनसीपी इस गठबंधन के करीब हैं। वहां क्या स्थिति है आपकी राजनीति में, कहाँ खड़े हैं आप? देखिए, जहां तक आरएसएस बीजेपी की बात है, मैं समझता हूँ कि बुनियादी इशुओं पर हम लोग दोनों अलग हैं। वो दक्षिण की ओर है तो हम लोग उत्तर की ओर है। और यहाँ मैं देखता हूँ कि मिलाप होने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि उनका कहना है कि मनुवाद लाना चाहिए, हम लोग का कहना है कि मनुवाद खत्म होना चाहिए। जी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो चलनी चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। उनकी मांग है कि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ताकि उसको डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट करने में कोई समय नहीं लगता है। जी। तीसरी बात है, यहाँ पर हम चाह रहे कि भैया जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो पूरा गरीब है, हाँ। इसलिए पब्लिक सेक्टर बचना चाहिए, हाँ। सार्वजनिक रूप से आर्थिक व्यवस्था होनी चाहिए। जी। उनका कहना नहीं, प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, ताकि इकोनॉमिकली लोगों को दबा सके, क्योंकि प्राइवेट इकोनॉमी में आप लोगों को दबा सकते हैं। जी। जहाँ पब्लिक इकोनॉमी है वहां पर आप दबा नहीं सकते, क्योंकि सरकार की इकोनॉमी होती है वहां पर। जी। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, जिस बुनियादी मुद्दों पर हम लोग इकट्ठा नहीं बैठ सकते, हाँ। और इसलिए हम जो है वो आरएसएस बीजेपी के साथ में कभी गठबंधन में नहीं गए। जी। ये बात सही है कि उद्धव ठाकरे के साथ भी हम लोग कभी गठबंधन में नहीं गए। इस बार जो है वो हम लोग ने उनके साथ में बैठ के गठबंधन की घोषणा की है। जी। अब वो घोषणा आगे कैसे जाएगी, इसका मेरे ख्याल से वक्त ही इसका जवाब देगा। जी। प्लीज रही प्लीज। बात कांग्रेस और एनसीपी की, तो कांग्रेस के साथ हम लोग समझौता कर चुके हैं, एनसीपी के साथ हम लोग समझौता अभी तक तो फिलहाल हम लोग ने नहीं किया है। जी। रहे जितने भी छोटे मोटे दल है उनको साथ में लेके हम लोग चलते हैं। जी। हमारा हम लोग का एक मोटो होता है कि यहाँ का जो आदिवासी है, जी। जो विकास है, क्या है, ये एक बड़ा तबका है वोटर का जो अनरिप्रेजेंटेड है। जी। और जिन राजनीतिक दलों की बात आपने की है, ये सवर्ण पार्टियों की राजनीतिक दल है। जी। ये सिर्फ हम लोगों के हिसाब से एक दो जो है, कहीं आदिवासियों से उठाओ, कहीं मुसलमानों से उठाओ, कहीं दलितों में से उठाओ, और शो पीस दिखाते रहते हैं। जी। वो दिन दूर हम लोग नहीं देखते हैं कि जहां तक मैं समझता हूँ कि ये जितने भी दल है और इकट्ठा आना शुरुआत करेंगे, उस दिन वो सवर्णों में से एक एक बिता के सैंपलिंग करके बता दी की बात होगी। जी। क्योंकि लेगेसी जो छोड़ी जाती है उसी को ही लोग आगे ले जाते हैं। तो जी। हम लोग ये समझते हैं कि ये बात सही नहीं है।
जी आपको अगर राजनीति करनी है तो ह्यूमैनिटेरियन राजनीति करनी है, उसके साथ साथ आपको जो है वो एक मिलाप की राजनीति करनी है, दूरियां जो है उसको कम करने की राजनीति करनी चाहिए। जी लेकिन वो दिखाई नहीं देती यहाँ पर सवर्ण पार्टियों से भी। जी। ये प्रकाश जी, महाराष्ट्र में जो दलित वोटर तबका है उसमें राजनीतिक दल बहुत सारे हैं। अंबेडकरवादी दल भी एक से ज्यादा बहुत सारे हैं वहां पर। तो दलित वोटरों के सामने विकल्प क्या है? अंबेडकरवादी दल तो वहां काफी सारे हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो वोटर किसके पास जाएं? देखिए, आप जो है वो आप कह रहे थे वो 10 साल पहले की बात थी। अच्छा। ये फैसला जो है उम्र की तकाजत की वजह से नेता धीरे धीरे कमजोर होते गए और उनके लड़ने की क्षमता भी कम होती गई। जी और आज मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में जो वंचित बहुजन अघाड़ी जिसका नाम हम लोग लेके चले हैं, जी वो अब अकेले है जो इनके लिए लड़ रही है। बाकी अब कोई नहीं है। मतलब अखबार खोल के देख लीजिए, जी। पिछले साल भर के हम्म। आपको किसी का नाम भी नहीं दिखाई देगा। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अब ज़हनियत लोगों की पुरानी बनी हुई है। जी ये बात सही थी कि गुट थे और गुट अपनी अपनी राजनीति करते थे। जी लेकिन पिछले 10 साल से जो है वो उम्र की तकाजत, मैंने जैसे कहा, जी वक्त ने उनको ही ठिकाना लगा दिया, ऐसा मैं मानता हूँ। जी। मैं ये महाराष्ट्र से थोड़ा सा बाहर ले चलना चाहूंगा आपको, या आपके साथ बाहर देखना चाहूंगा बाकी हिंदुस्तान को। मैं देख रहा था आपका केसीआर के साथ में आप कार्यक्रम में दिख रहे थे, और दूसरी जगहों पे आप दिख रहे थे। तो मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं आपसे, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा आरएसएस के किसी विकल्प की क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? चुनाव तो अगले ही साल है, आम चुनाव। तो क्या संभावनाएं आपको दिख रही हैं? आप अगले साल कह रहे हो, मैं तो इस साल कहूंगा लोकसभा हो जाएगी। ऐसा। जिस तरह से जिस तरह से परिस्थिति उभर रही है, हम्म। उससे मुझे नहीं लगता कि चुनाव अपने समय पे होगा, उसके पहले होगा, ऐसा मुझे लगता अच्छा। हाँ, ये एक खबर ऐसी आई थी अभी। है। देखिए कि पार्लियामेंट में एक अच्छी बात हुई है कि जिसको मैं ये मान के चलता हूं कि इलेक्शन कमीशन पे अंकुश है। जैसे आपके राज्य में भी देखिए जी। कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है, हाँ वहां उसकी मनमानी शुरुआत हो चुकी है। हाँ समय के बाद वो इलेक्शन करता है, समय के पहले इलेक्शन नहीं करता है। हाँ। लेकिन पार्लियामेंट में एक मेरे ख्याल से अच्छा ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन में एक अंकुश लगता है जी। कि आखिरी सेशन जो होता है हाँ उस वक्त अनाउंस किया जाता है कि भाई दिस इज द लास्ट सेशन। हाँ। जी। तो ये अनाउंसमेंट जो है आखिरी सेशन का जो है, हाँ वो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को सतर्क करता है, इंसानियत को मतदाताओं को सर्कल करता है कि भाई इसके पहले इलेक्शन होना जरूरी है। हाँ। मैं समझता हूँ कि दिस इज व्हाट इज नोन एज इन इंग्लिश लैंग्वेज चेक एंड बैलेंस। जी कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर बैलेंस चेक नहीं है, ना बैलेंस है, जी इसलिए इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी कर रहा है वहां पर, ऐसा दिखाई देता है। जी। ये बात हुई वहां पर, इसलिए वो पोस्टपोन, मतलब इलेक्शन ड्यू जब है तो उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामेंट ही उसको डिक्टेट करता है कि इलेक्शन कमीशन को कि बी हाँ प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट पार्लियामेंट, क्रिएशन ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट। जी अब रही ये बात है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि नेशनल पॉलिटिक्स में जो आपने सवाल उठाया कि ऑपोजिशन पार्टी इकट्ठा होगी, इसमें मुझे 3 ग्रुप दिखाई देते हैं। जी। एक जो है कांग्रेस को इंडिपेंडेंट जाना चाह रहा है। हाँ दूसरा जो है वो नीतीश कुमार जो है वो अपना एक गठबंधन खड़ा कर रहे हैं हाँ कि जिसमें तेजस्वी
तेजस्वी यादव जो है आरजेडी के, वो उनको मदद कर रहे हैं। जी आप दिखाई दे रहा है कि उसमें केजरीवाल कूद रहे हैं, क्योंकि उनकी दिल्ली की सरकार पर कई अंकुश आने लगे हुए हैं। बिल्कुल। तीसरा जो गठबंधन बन रहा है वो ममता बनर्जी है, नवीन पटनायक है, हम्म। पीसीआर पीसीआर। है, चंद्रशेखर राव है। इनका जो है, तीनों में मैं समझता हूँ कि वोट कैचर कोई नहीं। हम्म। अपने अपने स्टेट में वोट कैचर है तो सही हाँ बात है, हाँ। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर ये वोट कैच कर सकते हैं तो मुझे दिखाई नहीं देता। जी दूसरा दूसरा जो है, जिस तरह से इन्होंने एक ऑल्टरनेटिव प्रोसेस शुरुआत जो करनी चाहिए थी, जी। वो शुरुआत कहीं दिखाई नहीं देती है। हम्म। जी स्टेट्स जो है वो मुझे दिखाई देता है कि बीजेपी से लड़ेंगे, हराएंगे भी उनको। हम्म। और जिस तरह से ब्रूट मेजोरिटी इस बार किसी एक पार्टी की नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, यानी आपको लगता है कि चुनाव के बाद एक गठबंधन की और गुंजाइश खड़ी रहेगी या उसकी जरूरत खड़ी रहेगी, चुनाव के पहले जो भी गठबंधन हो? सही बात है। हम्म। चुनाव के पहले मेरे ख्याल से राज्यों का जो है जी वो गठबंधन होगा जो बीजेपी के साथ लड़ेगा। दूसरा जी। जो है, मैं ये कह रहा हूं उसका कि पोस्ट इलेक्शन जो है एक उसकी जरूरत बुनियाद में खड़ी कहूंगा, होगी। अभी अभी से ही शुरुआत हो चुकी है। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से आगे चलेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसमें कर्नाटक के जो रिजल्ट अभी रहे जिसमें कांग्रेस बहुत शानदार तरीके से जीत के आई है, तो क्या एक ऐसा सीन बन रहा है कि कांग्रेस ज्यादा मजबूत हो गई है कर्नाटक में और उसकी वजह से वो दूसरे लोगों के साथ तालमेल में एक अपर हैंड दिखाना चाहती है, एक मुखिया अगुवा बनना चाहेगी किसी गठबंधन का, थोड़ा खुशफहमी या थोड़ा बददिमागी कुछ बढ़ गई होगी कांग्रेस के कुछ लोगों में, ऐसा कहीं लगता है आपको कर्नाटक के बाद? ठीक है, कर्नाटक के बाद जो है वो कांग्रेस की ज़हनियत जो है वो बदल चुकी है, ये बात सही है। हम्म। उनको लगता है कि ये जो कर्नाटक का जो बदलाव आया है वोटर में, हाँ। वो देश भर बदलाव आया है, ऐसा मैं मानता हूँ। हम्म। ठीक है, 2024 के पहले यही केजरीवाल मुझसे मिलने आए थे दिल्ली में। जी। तब उनको मैंने एक सलाह दी थी, हाँ। उन्होंने मानी नहीं। हम्म। मैंने कहा आप जैसे अपने आप को एक स्वच्छ साफ सुथरी नेता मानते हो, हाँ। वैसे मैंने कहा रीजनल पार्टीज जो है उनके नेताओं को भी उनकी जनता साफ सुथरी मानती है। जी। जी। आपका जो मुकाबला है वो मुकाबला कांग्रेस के नेताओं के साथ और बीजेपी के नेताओं के साथ है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि विंध्या के ऊपर की जो इलाका है, हाँ। जो कांग्रेस और बीजेपी का इलाका है, वही आपका इलाका है। हाँ। उसके नीचे आप जाओगे हाँ। तो आप जितने आप को स्वच्छ कहते हो, वैसे वहां पर स्टेट लीडरशिप स्टैब्लिश हो चुकी है कि हाँ। वो भी अपने लोग वहां पर उनको साफ सुथरी मानते हैं। हाँ। जी। तो अब मैंने कहा इसमें अगर टकराव करोगे तो आप हारोगे, हाँ। क्योंकि वो टेस्टेड है, आप अनटेस्टेड हो। हाँ। इसलिए आप अगर विंध्या के ऊपर की अगर राजनीति करोगे तो आपको सक्सेस होगा। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि उन्होंने एक ही ब्रश से सबको एक ही तरीके से पेंट करने की वजह से जी। ना विंध्या में उनको पांव रखने को जगह मिला, हाँ। ना दक्षिण राज्यों में उनको पांव रखने की जगह मिली। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह की हालत पंजाब में थी, हाँ। उस तरह की हालत जो है वो कर्नाटक में थी। और हाँ। मैं सभी राज्यों में वो हालत है, ये सब मैं मान के चलता। हाँ। जी। कर्नाटक में कांग्रेस के पास लीडर्स थे हाँ। कि जिनकी शक्ल प्रूवन थी जी। और बड़ी खूबी से वो बीजेपी को 40%, बिल्कुल। 40% कमीशन
हाँ इसको वो पेंट कर सके। हाँ तीसरी से चौथी बात जो है वो वहां पर ये जो लिंगायत समाज है जी कि जो अपने आप को जो है दो गुट उसमें है हाँ कि एक गुट का कहना है कि हमको लिंगायत करके बसवेश्वर का की जो के फाउंडर है जी उनकी एक अलग से रिलीजियस पहचान होनी चाहिए हाँ जिसको बीजेपी अमल नहीं कर सकी और इसलिए जो है वो वोटर जो है उसके खिलाफ गया है। जी। आप केजरीवाल का कह रहे थे, मैं गुजरात के रिजल्ट मैंने खाली उदाहरण के तौर से आपसे कहा जी कि स्ट्रैटेजाइजेशन करना ये सबसे बड़ी बात है। जी तो मैं उदाहरण के तौर पर बताया कि आपको स्ट्रैटेजाइजेशन करना जरूरी है। जी देखिए 2014 का जो मुर्गा है, हाँ सत्ता का जो मुर्गा है हाँ वो केजरीवाल का था। हाँ मैं आज खुलेआम कह रहा हूँ। हम्म सिर्फ सही लोगों की बात कुछ मानते तो शायद मेरे ख्याल से मोदी दिखाई नहीं देते। हाँ जी लेकिन स्ट्रेटेजाइज न होने की वजह से हम्म वो मुर्गा केजरीवाल खाने के बजाय हाँ मोदी जी खा गए। हालांकि वो अपने आप को नॉन वेजिटेरियन कहा जाना शायद उतना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी एक इमेज प्रोजेक्ट कर रखी है शाकाहारी की। ठीक है शाकाहारी हो लेकिन ये कहावत है कि भी अगर तुमने मुर्गा भगा दिया है किसी का जी तो उसका पूरा खाना आपने छीन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जी, ये केजरीवाल को जो 13% करीब वोट मिले गुजरात के विधानसभा चुनाव में अभी पिछले ही साल, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये दिल्ली और पंजाब के बाहर पहली बार इतने वोट मिले हैं इस पार्टी को। देखिए मैं आपको 2017 के चुनाव में ले जाता। जी 2017 के चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी, आज भी मैं क्या दावे के साथ कह रहा हूँ। जी 2014 के सत्ता में आने के बाद 2015 2016 जितने भी एनजीओ थे हाँ विभिन्न कारणों से उनको जो फंडिंग आ रहा था हाँ उस पे इन्होंने रोक लगा। जी 60-70% ये जो एनजीओ है ये नॉन पॉलिटिकल एनजीओ है। हाँ ये कभी किसी को मदद नहीं, हाँ इनकी जैसे आपने कहा कि आपकी लेफ्ट के साथ में पहचान बनाई जाती है, वैसे उनकी सेक्युलरिज्म के साथ में उनकी एक पहचान थी। बिल्कुल तो इनका एफसीआरआई का पैसा रोकने से इनकी पूरा जो वर्क जो है वो रुक गया, बिल्कुल क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे इंडियन डोनर्स उनको मिले नहीं। जी इसलिए ये कहिए कि ये जो दुखती रग थी हाँ लोग एनजीओ की, हाँ उस पे हमने और किसी ने मिलके उसको एक संगठन के रूप में खड़े किए। जी और उस वक्त करीब करीब मैं आपसे बताऊं आज 9,000 वर्कर्स इनडायरेक्टली बीजेपी को हराने में लगे हुए थे। अच्छा आप 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले की मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैं वहां जाके 6 महीने बैठा था, अच्छा लिटरली गुजरात में 6 महीने वहां पर बैठा था। और 2 महीने बाद 2 या 3 महीने बाद में मुंबई में आया तो मुझे लोग ये आप जैसे पत्रकार थे बोले यार प्रकाश भाई तुम कहाँ कर रहे हो, सिर पटक रहे हो, मोदी को गुजरात में हराना मुश्किल है। तो मैंने उनसे कहा अगर अगर कांग्रेस बदमाशी नहीं करती है, मेरा लफ्ज ये था कि कांग्रेस अगर बदमाशी नहीं करती है तो मोदी जी 70 या 80 के बीच में ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा 2017 की जो चुनाव हुआ हाँ उस वक्त की बात आपसे कह रहा हूँ। हाँ और आज भी आप आंकड़े निकाल के देखिए, हाँ बड़ी मुश्किल से जो है, और जी उसका गिरना जो है आज कोई भी उसका एनालिसिस करे
तो बड़ौदा के नीचे का जो गुजरात है, साउथ गुजरात जो है, वहां हमेशा कांग्रेस जीती थी, इवन 2004 के दंगों के बाद। और बीजेपी जो है वो गुजरात के ऊपर, बड़ौदा के ऊपर का जो गुजरात, नॉर्थ गुजरात जो है, वहां पर जीती थी। हाँ। हम लोग ये लगा के बैठे थे कि नॉर्थ गुजरात में अगर बीजेपी को नीचे ले आए तो साउथ गुजरात तो इंटैक्ट है कांग्रेस के पास। हाँ। और साउथ गुजरात इंटैक्ट होने की वजह से इनको आधा कर दिया, तो कांग्रेस वहां पे सरकार बनाएगी। हाँ। लेकिन मैंने कहा कांग्रेस ने बदमाशी की। क्या? और वो भी जो है, वो छोटू भाई वसावा, जो उनका एक अपना दल है, आदिवासी नेता है, हाँ। कि जिनको मोदी ने खुद कहा था कि ये नक्सलवादी है। हाँ। और वलसाड़ के जो एमपी है, आदिवासी जनरल सीट है, लेकिन जनरल सीट से आदिवासी एमपी जीता है, कि जिनकी मोदी के साथ आज भी नहीं जम रहा है। जी। तो ये नीचे का जो है, ये आदिवासी बेल्ट है। हाँ। आदिवासियों की ये मांग थी कि अब हम आपसे बुरे वक्त में आपके साथ में थे, आदिवासियों के लिए जो रिजर्व सीट है वो ठीक है, लेकिन जनरल सीट में से भी दो एक सीटें, दो चार सीटें हमको दे दो। तो हमने कहा भी तुम कांग्रेस पार्टी के माध्यम से नहीं दे सकते हो, तो छोटे भाई वसावा के माध्यम से दे दो। जी। उनका जो दल है, उनको आप, जो कई बार हार चुके हैं, वही सीट आप दे दो। मैं कहा खेनियत बन चुकी है, उसको आप, मैंने कहा, तोड़ने की कोशिश मत करें। हाँ। अब ऐसा हुआ कि उन्होंने पहले तो तीन सीटें दे दी छोटू भाई वसावा को। आखिरी दिन में तीनों सीटों में जो है वो कांग्रेस के एपी फॉर्म आ गए। आहा। आदिवासियों में बौखलाहट हुई। इसको बदमाशी और बोल रहे हैं? हारना अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस हैज लॉस्ट मोस्ट इन सदर्न गुजरात एंड गेन इन नॉर्दर्न गुजरात। अच्छा। लेकिन बीजेपी का नॉर्दर्न गुजरात में हारना कम है कंपैरेटिव विद कांग्रेस, और गुजरात में उनका, साउथ गुजरात में जीतना ज्यादा है, इसलिए उनकी सरकार बनी। ये 2017 का बोल रहे हैं? ये 2017 का है। आप उसके बाद की 5 साल के चुनाव के बाद आइए तो आपको कांग्रेस गुजरात में दिखाई नहीं देती है। जी। इट्स वॉश ऑफ। केजरीवाल की गलती ये है, गुजरात अगर उनको लड़ना था तो इन बातों पर उनको, उनका गौर करना था। दूसरा जो है, वो गुजरात लड़ते समय वो तमाम दूसरे दल जो है वहां पर और फोर्सेस जो है उनके साथ में बैठ के लड़ते, तो शायद मेरे ख्याल से ये 13% का, ये 48% तक भी जा सकते। लेकिन मैंने जैसा कहा कि इनमें एक सवर्ण मानसिकता बसी हुई है। हाँ। वो ये है कि हम किसी के साथ शेयर, हम खुद ही सेक्युलर है, इसलिए आप इसको मान लो। हाँ। हम किसी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। तो ये जो इनकी हम सेक्युलर है और इसलिए हमको मानो, ये ये इस मेरे बात। ख्याल से ये जमाना अब बदल चुका है। जी। लोग यही कहते हैं कि सहयोग के हिसाब से आ रहे हो तो हम आपका स्वागत करेंगे, आपके साथ रहेंगे, जी। वरना हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये इस सोच में आप कांग्रेस की लेकिन साथ नहीं देंगे। ये आप कांग्रेस को भी इसी सोच का मान रहे हैं? कांग्रेस की तो पूरी तानाशाही सोच है, पूरी की पूरी तानाशाही सोच है। जैसे आप दिखाई दे रहा है कर्नाटक में जीते, बात सच्ची है, सही बात है, लेकिन लोगों ने मन ही बना लिया था कि भैया बीजेपी को जाना चाहिए। जी। आप देखिए इसी प्रचार में, आप देखिए कांग्रेस के इसमें कि लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा। जी। हमको नहीं चाहिए, बीजेपी के साथ नहीं जाना है। लेकिन वही बात लोकसभा की होगी कहना गलत है। हाँ।
ये बतलाइए प्रकाश जी कि पिछला विधानसभा चुनाव जो छत्तीसगढ़ का था 2018 का, उस चुनाव में जोगी कांग्रेस और बसपा, इनके बीच में तालमेल बिठाने में आपकी भूमिका भी थी। ठीक है, मैं आपकी बात सही है कि मैं वहां पे कोशिश की थी बिठाने की, लेकिन जो आपके एक्स चीफ मिनिस्टर थे योगी जी जी, जी उनको जैसे नक्शा बना के दिया था वैसे उन्होंने नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि आप गोंडवाना पार्टी को अहमियत दीजिए। गोंडवाना के बाद जो निचला इलाका है, रायपुर रायपुर और छत्तीसगढ़ का जो निचला इलाका है वहां का, उस निचले इलाके में आप जो है वो आरपीआई को अहम भूमिका दीजिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जैन करके व्यक्ति जो है वो रायपुर के नीचे के इलाके से जीत के आते थे। जी और मैंने कहा आज तक जो है वो बीएसपी वहां पे पनप नहीं। जो उड़ीसा को लग के इलाका जो है जी वहां मैंने कहा बीएसपी का मौजूद है वहां पर, लेकिन अपनी राजनीति करते समय उन्होंने जो है वो अपने आप को सेंटर में रख के जो बातें की वहां पर, मुझे लगता है इसलिए वो जो रिजल्ट लाना चाहते थे वो नहीं रिजल्ट दे पाए। जी अभी भी लेकिन जो आप। है मैं जी समझता हूँ, मैं अभी भी समझता हूँ कि अरविंद नेता उम्र हो चुकी है, ये बात सही है। इतने एक्टिव भी नहीं है, जी लेकिन जो रिपोर्ट्स हम लोगों के पास आ रही है छत्तीसगढ़ में, जी आदिवासी चाह रहा कोई ना कोई तो भी नेता उभरे जी आदिवासियों, और वो सक्रिय राजनीति में आए। जी तो मेरे हिसाब से कई आदिवासी नेता है, इसमें कोई दो राह नहीं है, जी लेकिन उनमें जो उम्र के लिहाज से चल सकते हैं या जो नॉन मंत्री रहने के बाद भी जी पूरी तरह से नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रह चुके हैं, जी वो अरविंद नेताम हैं। इनको अगर वहां के दल दल जितने भी थर्ड फोर्स बनाने की बात करते हैं, एक तरफ बीजेपी होगा, दूसरी तरफ कांग्रेस होगा, हाँ और अगर ये थर्ड फोर्स बनाने की अगर बात करते हैं तो शायद हाँ मेरे ख्याल से ये अरविंद नेताम को अगर सामने रखे होगा तो बदलाव की गुंजाइश दिखाई देती है। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। परसों ही शाम को मैंने यहाँ पर अरविंद नेताम जी को इसी जगह इसी कमरे में 1.25 घंटे 1.5 घंटे इंटरव्यू किया है, और वो हम्म। इंटरव्यू हमने कल पोस्ट भी किया है। मैं आपको उसका लिंक नहीं, भेजूंगा। मैंने उनके इंटरव्यू सुना नहीं हूँ, लेकिन ये तो जो मैं कई महीनों से आप कहिए कि छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग आते हैं मिलते हैं, जी सलाह के लिए आते हैं या एनालिसिस करने आते हैं, मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि जी आपके पास फिलहाल थर्ड फोर्स के लिए एक फेस अखबार ने बना दिया है, और हाँ उसकी मेरे ख्याल से छवि जो है वो आज हाँ छत्तीसगढ़ में अच्छी है। हाँ अच्छी है। और आदिवासियों के सबसे सीनियर लीडर भी हैं यहाँ पर वो। सही सही। और उनका कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ खुला टकराव भी है। आ गया है, क्योंकि पुराने कांग्रेसी थे, वो हमारे साथ में लोकसभा भी थे, राज्यसभा भी थे जी 90s में, जी तो मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। जी तो एक ऐसा है कि दमदार नेता है, हाँ और एक्सेप्टेबल लीडरशिप नॉन ट्राइबल में भी कई बार हो सकती है जिला में। हाँ हाँ। आपसे अभी छत्तीसगढ़ के कोई लोग संपर्क में हैं क्या, किसी भी तरह के तालमेल के लिए या ऐसे ही राजनीतिक चर्चा के लिए? जितने भी अम्बेडकराइट फोर्सेस है हाँ वो तालमेल के हैं। बलई समाज जो है वो बलई समाज भी काफी बड़े पैमाने पर शूद्रकास्ट का है, जी वो भी संबंध में है। हाँ मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जो है भले समाज जो है वो शुल्कास की लीडरशिप करे, क्योंकि एक दमदार हाँ
उनकी सभी भले समाज में एक बैठक है, हम्म, लड़ने की क्षमता है हाँ, और एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी उनके पास है। तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि भैया वहाँ जो है कई शेड्यूल कास्ट की कौमें हैं जो भले समाज को मानती है वहां पर ऐसी कुर्सी। हाँ। और बसपा की मौजूदगी यहाँ के विधानसभा में लगातार बनी हुई है, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट ऐसी बनी हुई है बीएसपी की। ठीक है, कहीं देखिए कि छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन को हम लोग अगर देखें जी। तो मेरे ख्याल से 1-2 सीट लाना बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, नहीं है। जहां आप एक सरकार बनाने के कतार पर खड़े हो सकते हो, जी। वहां आप 1-2 सीट की क्यों बात कर रहे हो?